हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, हार और जीत ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमारे दिलो दिमाग को अंदर तक प्रभावित करता है। अगर हम जिंदगी में सफलताएं पा रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। अगर वहीं हमें जीवन में असफलताएं मिलने लगती हैं तो हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारी उम्मीद टूटने लगती है और हम अपने समय और किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या कभी भी हमने सोचा है कि क्यों किसी इंसान को बार बार जीवन में सफलताएँ मिलती हैं तो और कोई क्यों बार बार हार जाता है? इस पे बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही गई हैं। अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि वो कितना टैलेंटेड है, फिर भी उसने जीवन में कुछ नहीं किया, किसी मुकाम को हासिल नहीं किया, कोई सफलताएं नहीं पाई हैं। और ऐसे में वो इंसान, टैलेंटेड इंसान, दर्शकों तब हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला इंसान उससे अधिक मेहनत करता है। दर्शकों, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही होगा, तभी आप सफल होंगे। दूसरी बात, समय को लाया जाता है। अच्छे समय कभी भी खुद से नहीं आते हैं, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन को लाना पड़ेगा। वो कैसे? अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन जीने के तरीके से। और सबसे ज़रूरी बात, लव योरसेल्फ, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए खुद को समय दे, खुद को समझे, खुद को जाने, की रिस्पेक्ट करे, खुद को प्यार करे, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। तो चलिए दर्शकों, ऐसे एक सुंदर से विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों, कहा जाता है कि कई सालों के अथक प्रयास के बाद भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार पटना में स्थापित किया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो कहते हैं कि देश की 80% डॉल्फिन हमारे राज्य बिहार में पाई जाती हैं। ऐसे में बिहार राज्य के प्रति, इनके संरक्षण के प्रति बिहार राज्य की जिम्मेदारी थोड़ी अधिक बढ़ जाती है और बिहार राज्य भी पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। आइए उन कोशिशों को जानते हैं, उन प्रयासों को जानते हैं, किस तरीके से हम डॉल्फिन का संरक्षण करें। जानते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर गोपाल शर्मा, अंतरिम निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना। गोपाल जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार में। जैसा कि कहते हैं कि जब जब नदियाँ खत्म हुई हैं तब तब सभ्यता खत्म हुई है। इसलिए नदियों को बचाना होगा, जल जीवों को बचाना होगा, तभी हम मनुष्य अपने जीवन को बचा पाएंगे। ऐसा मानना है डॉल्फिन मैन पद्मश्री RK सिन्हा जी का। कितना सही मानते हैं आप इसे? बिल्कुल सही मानते हैं। जब भी हमारी संस्कृति डेवलप हुई तो किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुई। आप अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो वो सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई। मिस्र की संस्कृति की बात करते हैं वो नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की अगर बात करते हैं तो दजला फरात नदियों के किनारे। और इन नदियों के किनारे संस्कृति इसलिए डेवलप हुई कि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि था, जल स्रोत थे और आने जाने का व्यवस्था, पर्यटन का व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी। सब लोग जानते हैं कि नदियों के दोनों किनारे पर बहुत ही उपजाऊ भूमि होते हैं। उस ज़माने में लोगों के पास स्किल नहीं था, अंडरग्राउंड वाटर का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो नदियों के किनारे जहाँ जहाँ तक नदी का पानी बाढ़ के समय में जाता था वहाँ खेती करते थे और बहुत ही उपजाऊ खेती होती थी वहाँ पर। दूसरी व्यवस्था थी कि जल स्रोत। पहले के ज़माने में जब हमारी पुरानी संस्कृति थी उस ज़माने में नदियों से ही हम पानी लेकर के सभी काम करते थे। कोई उस समय न चापाकल था, न बोरिंग था, न और किसी तरह के कोई जल स्रोत थे। तो आम आदमी सभी नदी के किनारे ही जाकर के अपने सभी कार्य करते थे। तीसरी बात कि जो पर्यटन का और ख़ास करके जो ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का साधन था, उस समय न रेल था, न ट्रेन था, न कोई हवाई जहाज़ थे, न किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नाव से ही एक जगह से दूसरे जगह लोग आते जाते थे। इसलिए हमारी जितनी भी संस्कृति, इतिहास में जितनी भी संस्कृति
डेवलप हुए वो सब नदियों के किनारे डेवलप हुए। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये संस्कृति जो डेवलप हुई वो समाप्त क्यों हुई। समाप्त होने का कारण यही रहा कि नदियाँ धीरे धीरे समाप्त हो गई और नदियों के किनारे कृषि योग्य भूमि नहीं रहे, यातायात का साधन समाप्त हो गया, वाटर रिसोर्सेज नहीं रहे, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए या वहाँ से ऐसे जगह चले गए जहाँ पर उनको सुख सुविधा मिले। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जब जब नदियाँ मरी हैं तब तब हमारी संस्कृति विलुप्त हुई हैं। और नदियों में जो भी जीव जंतु हैं वो अपना एक इकोसिस्टम में रहते हैं। अगर नदी नहीं रहेगी तो फिर उसके अंदर में जो जल जीव हैं, जल जंतु हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में हमारा गंगा का डॉल्फिन है, जिसे हम स्थानीय भाषा में सोंस बोलते हैं। अगर गंगा को बचाना है, गंगा को रखना है, और जब ये रहेगी तो हमारी जो संस्कृति है, जो बचा हुआ संस्कृति है, वो रहेगा और गंगा के डॉल्फिन भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, कहते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जल को बचाना ज़रूरी है। शायद इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। अगर जैसे कि आपने डॉल्फिन का जिक्र किया, कहते हैं कि हमेशा से डॉल्फिन लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय रही है। इससे जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जो लोगों को इसके प्रति आकर्षित करती है। चाहूँगी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, क्यों इससे संरक्षण की आवश्यकता है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। गंगा की डॉल्फिन को लोग पहले मछली समझते थे, लेकिन शोध के क्रम में और जन जागरूकता के क्रम में हम लोगों ने लोगों को बताया कि नहीं, ये मछली नहीं है, ये स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी का जो चरित्र होता है वो अपने बच्चे को गर्भ में 9 से 10 महीने तक रखती है। खास करके गंगा की डॉल्फिन बच्चे को जन्म देती है पानी में और बच्चे को दूध पिलाती है लगभग 3 से 6 महीने तक। ये बेसिकली अंधे हैं, ये देख नहीं पाती हैं। अपने इको लोकेशन से ये ध्वनि छोड़ती, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं मुंह से, और ये अपने चीज़ों को पकड़ती हैं, देखती हैं कि हमारा खाना कहाँ है, हमारा दुश्मन कहाँ है। इनको प्रतिध्वनि जब सुनाई पड़ता है तब उन चीज़ों को लोकेट करते हैं। भारत की नदियों में खास करके गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और नेपाल की जो नदियाँ हैं, इन सारी नदियों में, बिहार में गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, इन सारी नदियों में गंगा के डॉल्फिन मिलते हैं। और इन नदियों के संरक्षण के लिए हमें डॉल्फिन को बचाना ज़रूरी है और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए नदियों को बचाना ज़रूरी है। दोनों परस्पर हैं और ये फूड चैन में सबसे ऊपर आते हैं। जो नदी का जो फूड चैन है, जिसको आहार श्रृंखला बोलते हैं, ये सबसे ऊपर हैं। अगर डॉल्फिन नहीं रही तो फिर हमारा नदी का इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा। अब भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है, यह प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर ही बनाया गया है। डॉल्फिन अपने इकोसिस्टम में टाइगर के रूप में ही जाना जाता है। जैसे हम जंगल में बाघ को, टाइगर को हम उसकी फूड चैन में सबसे ऊपर मानते हैं, उसी तरह से गंगा के और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, डॉल्फिन को भी आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाने का एक ही मकसद है कि ये जो नदियों में डॉल्फिन घट रही थी, तो 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया। इसलिए घोषित किया कि इसका बेतहाशा हत्या हो रही थी और एन केन प्रकार इनकी संख्या बहुत कम रही थी नदियों में। तो ध्यान हम लोगों ने दिया और सरकार को भी हम लोगों ने बताया कि अगर इस पर कोई सख्त कानून और सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। अंत में 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हम घोषणा करते हैं, उसमें नदी के जो डॉल्फिन हैं और समुद्र के जो डॉल्फिन हैं, दोनों के ऊपर फोकस करना है। इसके संरक्षण के लिए फोकस करना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच सके इसके लिए कार्यक्रम चलाना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना है। क्योंकि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गंगा की डॉल्फिन सिर्फ 3 देशों में पाया जाता है, नेपाल में, भारत में और बांग्लादेश में। इसलिए ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। तो अगर इन नदियों के संरक्षण करने होंगे तभी हमारे डॉल्फिन बचेंगे
और जब डॉल्फिन बचेंगे तो नदी बचेंगे, डॉल्फिन रहेंगे तो मछली बचेगी, और मछली जब बचेगी तो हमारे मछुआरों का भरण पोषण होगा। जी बिल्कुल। अगर डॉल्फिन से जुड़ी बातें कहें तो एक बात ये भी कही जाती है कि डॉल्फिन जल में ही रहती है और जल में ही डूबकर मर जाती है, ऐसा क्यों? इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि चूँकि गंगा का डॉल्फिन अंधी है, ये देख नहीं पाती है, ये अपने प्रे को, अपने भोजन को इकोलोकेशन से समझ पाती है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो निकालती है, और कभी कभी इसको अल्ट्रासोनिक साउंड रिटर्न नहीं मिलता है। रिटर्न नहीं मिलने का कारण है कि गंगा के नदी में कई तरह के जाल मछुआरे लगाते हैं। उसमें सबसे खतरनाक जो जाल है वो है करंटी जाल। करंटी जाल इसलिए उसका नाम पड़ा कि उसमें सटने के साथ ही डॉल्फिन या कोई भी एनिमल, अगर मछली हो या ओटर हो, कोई भी एनिमल है जो मर जाएंगे। तो गंगा के डॉल्फिन चूँकि स्तनधारी प्राणी है, इनको हमेशा पानी के ऊपर आकर के सांस लेना पड़ता है। अगर ये 8 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट अगर पानी के अंदर रह गए तो इनकी मौत हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि मछली पकड़ने के क्रम में ये जालों में फंस जाते हैं, जाल से इनको इकोलोकेशन नहीं प्राप्त होता है, इनको रिटर्न आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, इसलिए ये क्या करते हैं कि नज़दीक में चले जाते हैं, जाल के पास चले जाते हैं, मछली पकड़ने के क्रम में ये जाल में उलझ जाते हैं, और जाल में उलझ करके ये इनका मौत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉल्फिन जल में रहती है लेकिन जल में डूब करके भी मरती है। मतलब लोगों को इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा। कहते कि भारत में, बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या में डॉल्फिन पाई जाती है। एक समय हुआ करता था जब पटना में डॉल्फिन देखना काफ़ी आम हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, यह दृश्य कम होता चला जा रहा है। इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरे भारतवर्ष में लगभग 3500-3600 के आसपास डॉल्फिन हैं, और बिहार में ही, बिहार के नदियों में ही लगभग 1600 से 1700 के आसपास डॉल्फिन हैं। पटना के पास कई तरह के परेशानी है नदी को। दीघा के पास में 80s और 90s के आसपास ईंट के भट्ठे बनाए गए थे, और ईंट के भट्ठे का डेब्रिस दीघा के पास में सीधे नदी में डाल दिया जाता था। उससे हुआ क्या कि गंगा का जो प्रवाह था वो पटना के तरफ से न बह करके वो सीधे हाजीपुर की तरफ मुड़ गया। लोगों ने प्रयास किया, पूर्व के बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य विभाग के लोगों ने भी चाहा कि पटना के पास हम इसके धारा को लाएं, लेकिन प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, प्रकृति जैसे चाहेगी वैसे हमको चलना है। तो इसलिए गंगा का जो डॉल्फिन था वो धारा में ही रहते रहते वो उत्तर की ओर चला गया। पटना के पास से नदी जो है दूर चली गई, और इतनी दूर चली गई कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। और स्थिति ये हो गई कि अब जो हमारे जब लीन पीरियड होता है, ख़ास करके नवंबर दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो इसमें पटना के किनारे चारों तरफ पानी कम रहता है, तो इसलिए यहाँ नदी में डॉल्फिन नहीं दिखाई पड़ती है। सीधे आप अगर कौनहारा घाट साइड जाएंगे जहाँ गंडक नदी आकर के गंगा में मिलती है, या उत्तर साइड में आप चले जाएंगे दियारा के उत्तर साइड में, तो आपको डॉल्फिन मिलेगी। डॉल्फिन हैं, लेकिन चूँकि नदी हमसे दूर चली गई है तो हम डॉल्फिन का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। और जो बाकी जो समस्याएं थी वो उसमें रिवर ड्राइव जो बन गया, उसके चलते डॉल्फिन का हैबिटेट भी समाप्त हो गया। खास करके जो राइट बैंक पर पटना साइड में जो डॉल्फिन का हैबिटेट था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन पोस्ट मानसून में अक्टूबर नवंबर में हम गंगा के किनारे पटना के तरफ भी डॉल्फिन देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी कमते जाता है गंगा के डॉल्फिन यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चली जाती है। आसपास में ही रहती है लेकिन दूसरी जगह चली जाती है। जी, जैसे कि सर आपने जिक्र किया कि अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए नदियों को बचाना ज़रूरी है, और नदियों को बचाने के लिए डॉल्फिन का बचाव ज़रूरी है। ऐसे में सरकार भी अनवरत प्रयासरत है। उन्हीं प्रयासों में से एक है पटना में स्थित राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। चाहूँगी इसके कार्यशैली के बारे में बताएं, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है और अब तक हम कितने सफल हुए हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना के पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी कहानी है। जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो उस समय ऐसा लगा कि रिसर्च से और किसी एक विभाग से हम गंगा के डॉल्फिन को नहीं बचा सकते हैं। इसको एक संस्थागत रूप देना चाहिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए और इसका संवर्धन के लिए। तो भारत सरकार के कई लोग आए, उसमें मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उस समय मेंबर प्लानिंग कमीशन थे, वो आकर के पटना में गंगा के डॉल्फिन को देखा, और देखते ही उन्होंने कहा कि पटना में एक
बढ़िया सा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होना चाहिए। भारत सरकार ने भी कुछ पैसा दिया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके लिए बहुत ही पाइवोटल रोल अदा किया। उन्होंने हर एक समय वो अपने बेबी के जैसा इसको देखा और अंततोगत्वा बिहार सरकार के प्रयास से 22 सितंबर 2022 को जी इसका शिलान्यास हुआ और 3 मार्च 2024 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। अभी वहाँ पर फर्नीचर्स के साथ साथ बिल्डिंग बन गया है और अभी बजट का प्रावधान और मैन पावर का प्रावधान बिहार सरकार के पास है। जहाँ तक हम लोग गंगा के डॉल्फिन के संरक्षण की बात करते हैं, तो जब ये संस्थागत रूप ले लेगा भविष्य में, तो हम बहुत बड़े स्तर पर हम शोध करेंगे। गंगा के डॉल्फिन अंधी है, हम उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जैसे समुद्र के डॉल्फिन ट्रेनिंग लेकर के कौतूहल करते हैं और इको टूरिज्म में बहुत मदद होता है, तो क्या हम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं? अन्य नदियों में जहाँ पर गंगा की डॉल्फिन नहीं है, क्या हम उन नदियों में भी इसका संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं? कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। उतना ही नहीं, फूड चैन में और फूड वेब में क्या क्या रोल है इसका, इन सारी चीज़ों को की जानकारी उसके लिए हमको मछुआरों के बीच जाना, मछुआरों के गांव के बीच में जाना और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे अन्य लोग हों जो आम आदमी हैं, उन सबों को इसके बारे में जानकारी देना होगा और हम लोग अभी दे भी रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उन्होंने हाल ही में हमारे सेंटर का भ्रमण किया था और वो देख करके इतने आह्लादित थे कि उन्होंने कहा कि जो भी बजट होगा हम कैबिनेट से इसका पास करवा करके आपको हम देंगे। और वो इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में, मछुआरों के गाँव में आप जाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा और मछुआरों को प्रेरित करूँगा कि आप डॉल्फिन का संरक्षण और संवर्धन कैसे करें। क्योंकि गांव के लोग और मछुआरे बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, वो आज भी मछली ही इसको समझ रहे हैं, तो उनको बताना होगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गंगा की डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी तो जितनी भी छोटी छोटी मछलियाँ हैं या जो यूजलेस हैं, जिनका मार्केट में वैल्यू बहुत कम है, वो नदियों में बढ़ जाएंगे और जब नदियों में बढ़ जाएंगे तो फिर बड़ी मछलियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो कई सारे ऐसे चीज़ हैं, ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमको वर्ल्ड वाइड डॉल्फिन को इस्टेब्लिश करना है और वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला करके ऐसे काम करने हैं जो कि अभी तक जिस पर काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पटना के राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र में शुरू होंगे, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा चूँकि अभी इस्टेब्लिशमेंट का दौर है और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया इसे वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर बनाने में मदद करेंगे और सहायक सिद्ध होंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को नमामि गंगे के साथ जोड़ इसके संरक्षण में बढ़ावा किया है, लोगों को जागरूक किया है। आप अपने स्तर से आम जन को किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्य जो किया गया है, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इतना सराहनीय कार्य है। देखिए, अगर जिस समय से नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ तो गंगा में सबसे पहले प्रदूषण को हटाया गया। जितने भी डेड बॉडीज़ या डेड कैटल करकसे जो फ्लोट करते रहते थे, उसको स्कीमर मशीन से हटाया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट अब नदियों में सीधे नहीं गिर रहे हैं। केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से जो आ रहे थे वो नहीं गिर रहे हैं। और कई तरह के कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा के किनारे सभी घाटों पर वॉलंटियर्स की ड्यूटी हो गई। वॉलंटियर्स अब गंगा में कोई भी चीज़ों को सीधे तौर पर फेंकने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है और गंगा के डॉल्फिन के लिए सबसे खुशी की बात है कि अगर प्रदूषण रहेगा तो प्रदूषण के चलते मछलियाँ मरेंगी या मछलियाँ वहाँ से हट जाएंगी डॉल्फिन के हैबिटेट से, तो फिर हमारे डॉल्फिन वहाँ नहीं रहेंगे और जब मछलियों की कमी होगी तो डॉल्फिन स्वतः मर जाएंगे। तो इसलिए ये गंगा के लिए जो नमामि गंगे का प्रोग्राम है, गंगा की सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं और साथ साथ नड्डा जी और जितने भी भारत के जो बड़े नेता हैं, उन सबों से आग्रह करते हैं
इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो पटना आएँ और पटना में डॉल्फिन का दीदार करें और जितने भी तरह की हमारी जो समस्याएं हैं उसको देखें, समझें और ये इस राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र को अव्वल केंद्र बनाने में मदद करें। हम तो गांव-गांव जा कर के और इंस्टीट्यूट में जा कर के हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्लाइड शो के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, फ़ोटो एग्जीबिशन के माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदूषण के चलते कहा जाता है कि डॉल्फिन भाग रही है या मर जा रही है, ऐसी बात नहीं है। प्रदूषण से डॉल्फिन को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। प्रदूषण से मछलियाँ भागती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं और जब मछली नहीं रहेगी, मछली मर जाएगी तो हमारा डॉल्फिन का खाना समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ से या तो डॉल्फिन दूर चले जाएंगी या डॉल्फिन को खाना नहीं मिलेगा, तब डॉल्फिन मरेंगी। प्रदूषण से बहुत कुछ नहीं लेना, लेकिन गंगा में जो प्रदूषण कम हुआ है यह हमारे डॉल्फिन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये भी कहा जाता है कि गंगा के डॉल्फिन गंगा नदी के स्वास्थ्य का दर्पण है। ये इसलिए कहा जाता है कि गंगा नदी में जहाँ भी डॉल्फिन दिखाई पड़ती है ये समझा जाता है कि वहाँ का पानी शुद्ध है, उसमें प्रदूषण न के बराबर है, वहाँ मछलियाँ हैं, वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ जैव विविधता है, इसलिए वहाँ डॉल्फिन है, इसलिए नदी स्वस्थ है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र भी अपने तहत हर कोशिश कर रहा है जिससे वो डॉल्फिन का संरक्षण कर सके। कहते हैं कि देश का पहला ये राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। ये उपलब्धि जितनी बड़ी है उतनी ही जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भी। चाहूँगी इसके बारे में कुछ बताएं, कितनी चुनौतीपूर्ण, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि ये देश का ही नहीं, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र है। कहीं भी इस तरह का शोध केंद्र नहीं है। तो हमें विश्व के कई सारे इंस्टीट्यूशन से मदद लेने होंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं, खास करके डॉल्फिन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, देश के वैज्ञानिक और विदेशों के वैज्ञानिक को जोड़ना होगा इस संस्थान से, जोड़ करके वैसे कामों को करना होगा जो आज तक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए या उनके बचाव के लिए या उनके लाइफ को जानने के लिए अभी तक कार्य नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि आजकल लोगों को विज्ञान से थोड़ी रुचि और ख़ास करके बायोलॉजी से रुचि कम गया है। तो वैसे वैज्ञानिक का चयन करना जो खास करके डॉल्फिन में भी रुचि रखते हैं, ये सब हमारे चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन इन सभी चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और इसमें हम निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम जितने भी वर्ल्ड के जो भी साइंटिस्ट हैं उनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके पास हम ईमेल और पत्र लिख रहे हैं कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लाएंगे और हम डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अच्छा कार्य करेंगे। और हमारे पास जितने साइंटिस्ट आएंगे उन सबों को हम प्रेरित भी करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में आप जर्नल में आप अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करें। बिल्कुल। गंगा यमुना की रानी, भारत की शान डॉल्फिन गंगा में हमेशा खेलती रहे, उसमें के लिए चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक प्रोवर्ब है, वी कैनॉट कमांड द नेचर एक्सेप्ट बाय ओबेइंग हर। हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें उनके आदेशों को पालन करना होगा। इसलिए गंगा और जितने भी हमारे जंगल हैं, ज़मीन हैं और जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, सबको हमें सैल्यूट करना होगा, सबको आदर करना होगा, सबको हमें सम्मान देना होगा और उसके साथ जुड़ करके मिल करके उनके संरक्षण के लिए काम करना होगा। तभी हम बचेंगे, हमारी दुनिया बचेगी। बिल्कुल, मतलब अगर आपको स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना, एक अच्छे से ज़िंदगी को जीना है तो जल के साथ साथ डॉल्फिन का भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होगा। आप यहाँ पर आएँ, अपना कीमती समय दें और हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।